CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, क्या इसे लागू करने के बाद अब एक नई बात जो कही जा रही है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो CAA को हटा दिया जाएगा, इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि इस कानून से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इसी वजह को हम तलाशते हैं। और क्या वाकई CAA को खत्म करने की बात इस बार चुनावी मुद्दा अहम हो सकता है, एक बहुत अहम चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसको समझेंगे। अपने मेहमानों से बिना देर के लिए आपको मिलवाता हूं और सीधा मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, इंडी गठबंधन को रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर भुवन भास्कर, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चूंकि साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए सवालों का जवाब ये देंगे। और सत्ता पक्ष से अनुजा कपूर हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी हैं, AIM के प्रवक्ता हैं। और सुशील पंडित साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। सबसे पहले भुवन भास्कर, मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। सर, आपकी भी सोच वही है जो कांग्रेस की तरफ से है कि आप अगर सत्ता में आते हैं आपका गठबंधन, CAA को हटवाएंगे? देखिए, हमारे लिए जो हमारे मैनिफेस्टो है वो एक मुद्दा है और मुद्दे हैं। इस बार जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं, समाजवादी लोग PDA प्लस इंडिया की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे नेता ने जो सूत्र हमको दिया है हम लोग उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम नहीं सर, मेरा सवाल बहुत सीधा है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप भी स्ट्रेट वे बोलेंगे। क्या CAA का कानून हटाना आपके मुद्दे में शामिल है? कांग्रेस के स्टेटमेंट के साथ आप हैं? हमारा मैनिफेस्टो अलग आया है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग आया है। समाजवादी पार्टी मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत सीधा पूछ रहा हूं, क्या CAA हटाने का, CAA के कानून को हटाने का सत्ता में आते के साथ जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, आप उसके साथ हैं, आप उसकी वकालत करते हैं या आप उसके पक्ष में नहीं हैं? हम लोग CAA का तो कभी, हमारी पार्टी ने कभी भी पक्ष नहीं करा है। हाँ। हम लोग तो कभी CAA के पक्ष में थे ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपने तुगलकी फरमान से इसको लेकर। अच्छा, तो विरोध क्यों? मुझे ये बता दीजिए। चलिए, आप पक्ष में नहीं थे, विरोध क्यों, ये बता दीजिए। देखिए, हमारा जो कानून है, हमारे एज ए कानून के विद्यार्थी मैं जो पाता हूँ, हम ये पाते हैं कि जो भारत की जो विभिन्नता है उसके स्वरूप पर एक खतरा है। कैसे CAA कैसे भारत के उस विभिन्नता के स्वरूप पर खतरा है? मुझे बस थोड़ा समझाते चलिए सर। मैं बड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूं, मुझे थोड़ा ज्ञान मिलता रहे तो मैं अपनी रुचि बढ़ाता चलूं। चलिए, खैर, आप अज्ञानी तो नहीं है, आप स्वयं की नजर में होंगे, लेकिन मेरी नजर में एक ज्ञानी पत्रकार और देश के वरिष्ठतम पत्रकार आप हैं। प्लीज सर बताइए ना, CAA में क्या परेशानी है? हमारा ये कहना है कि जो देश की संविधान की जो मूल भावना है, न केवल ये उसका हनन है और जबकि हमारा कहना है कि जो भारत की जो विभिन्नता और एकता है ये उसके लिए भी एक। प्रोफेसर साहब, मैं क्या, आप प्रोफेसर हैं, आप ज्ञान बांटते हैं, मैं भी चाहता हूं हमारे दर्शकों तक भी ज्ञान पहुंचे। कैसे भिन्नता वाली जो बात आप बार कर रहे हैं सर, कैसे खतरा है? मुझे CAA से कैसे खतरा है ये बता दीजिए। मैं बीजेपी वालों से पूछूंगा कि इतना खतरनाक काम क्यों कर लिया उन्होंने। मैं आपको शॉर्ट में समझा। हाँ सर, प्लीज। बहुत शॉर्ट में ये इसका आंसर ये है कि जो भारत का जो स्वरूप है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ पर रहता है, सबका खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, सबकी पद्धति अलग है, लेकिन सरकार जिस प्रकार एक टारगेट करती है धर्म विशेष के, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी। हाँ, तो सर ये शॉर्ट में जो आपने समझाया सर, मैं ये नहीं समझ पाया कि इससे खतरा कैसे हो गया। अगर जो अल्पसंख्यक है हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोसी देश में, उन अल्पसंख्यक हिंदुओं को, सिखों को अगर वापस, जैनियों को, बौद्धिस्ट को अगर वापस देश में बुलाया जाए, नागरिकता मिले, शरणार्थी हैं, उससे क्या खतरा आ जाएगा? और ऐसा थोड़ी ना कि मुस्लिमों को ऐसा नहीं है कि ना कि भाई उनको देश की नागरिकता नहीं मिलेगी, वो नियम तो चल रहा है। तो CAA से क्या खतरा है सर, ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। इसकी तो बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, वो लोग बात कहते हैं सर, आप जिनके साथ है ना, आप जिनके साथ है ना सर, वो भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। बहरहाल मैं बीजेपी के पास चल रहा हूं, अनुजा जी, ये खतरा क्या है? मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, लेकिन आपको लगता है कि आपको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि CAA के खिलाफ कांग्रेस अगर कह रही है तो तुष्टीकरण की सियासत जिसको आप हवा दे रही हो, फिर से वही पिच मिल गया आपको खेलने के लिए? जय श्री राम रोहित जी, ये एक पिच नहीं है खेलने के लिए, ये एक सद्भावना है मेरी कि हम लोग जो कांग्रेस और इंडी अलायंस ने जो ये दोबारा से ये बताने का एक जिक्र शुरू किया है कि हम किस तरीके से अगेंस्ट हैं उन सभी लोगों के खिलाफ जो लोग पीड़ित रहे हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, जिनके बारे में
जब इंडिया का गठन हो रहा था, भारत का गठन हो रहा था, उस दौरान उसके बाद भी कितनी बार बोला जा चुका है, सीए के बारे में चिंतन हो चुका है, पार्लियामेंट में बात हो चुकी है। महात्मा गांधी ने करी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने करी, पंडित नेहरू ने करी, इंदिरा गांधी ने करी। आज जब ये सब लोग बातें यहाँ कर रहे हैं तो क्या ये दोगले हैं? क्या ये लोग उस वक्त की कांग्रेस के नहीं है? क्या ये नया कांग्रेस का जन्म है? जो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टो के ऊपर बात करती है, क्या उस मैनिफेस्टो पे बात किया जाता है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ इनका झुकाव है? क्या ये अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, अगर ये कांग्रेस कहती है तो आप कहते हैं वो तुष्टीकरण कहती है, और प्रधानमंत्री अगर मुस्लिमों को हज भेजने की बात कर देते हैं अपने भाषण में, तो क्या वो तुष्टीकरण बीजेपी नहीं करती है? वो करे तो तुष्टीकरण और आप करे तो सब कुछ ठीक ठाक है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। तो वही बात तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी तो बात कर रही है सबको लेके चलने की। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, तो सभी का साथ लेकर चल रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। और किसने बोला कि मुस्लिमों को नहीं मिल सकता? आपके पास सिटीजनशिप और सिर्फ मुस्लिम इन्हीं 3 कंट्रीज की क्यों मांग रहे हैं आप? ये भी बड़ा विचार का मुद्दा है। मुझे लगता है अमित शाह जी ने बहुत खुलकर ये बात कही थी कि हमने तो बोला ही नहीं कि मुस्लिमों को मना किया। किसने बोला? किसी मुस्लिम को मना नहीं किया। हमने तो ये बोला ही नहीं कि इन 3 कंट्रीज के भी मुस्लिमों को हमने मना किया है। हमने तो कहा है कि मुस्लिम चारों तरफ से आए। क्या मुस्लिम अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश के अंदर तो भ्रमित कौन कर रहा है? इतने पीड़ित हो गए हैं। अनुजा कपूर, भ्रमित कौन कर रहा है फिर? ये जो बैठे हैं आपके साथ, ये जो पैनल पर है, जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो देश चलाने की बात कर रहे हैं, जो 70 साल से देश को भ्रमित कर रहे हैं, जो 70 साल से इंदिरा गांधी, जो भी तो कांग्रेस की रही लीडर, पीएम रही, क्या वो इंदिरा गांधी के बारे में भी नहीं पूछेंगे? ये क्या उनके बताए हुए रास्ते पर भी नहीं चलेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ इनसे कि क्यों इतने दल बदलू हो गए हैं आप? क्यों इस तरीके का आप लोगों का विचार है? क्यों जब वहां पर डिप्टी सीएम 2003 के अंदर मनमोहन सिंह भी थे, उनकी स्पीच के दौरान डिप्टी स्पीकर नजमा हेपतुल्ला ये बैठे थे अपर हाउस में, क्या उन्होंने कंसर्न पाकिस्तान से सफरिंग जो हिंदूज हैं उनसे रिलेटेड करा था कि नहीं किया था? और उन्होंने ये कहा था कि नहीं कि सिटीजनशिप एक्ट जब आप लेकर आएंगे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बने हमारे एलके आडवाणी जी, उनसे ये उन्होंने गुजारिश करी थी कि नहीं करी थी? आज आप बात कर रहे हैं कौन से इलीगल मुस्लिमों को हम बाहर कर देंगे? अरे इलीगल, एक बात रोहित भाई, मैं एक बात खत्म कर लूं। कौन से इलीगल मुस्लिमों को यहाँ से इनका जो नागरिक संशोधन है वो बाहर कर देगा? नागरिक संशोधन आप लोगों को सिटीजनशिप देता है, फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। ये दरअसल डिटेंशन कैंप को बताकर, असम की स्थिति जताकर, एनआरसी को सीए के साथ जोड़कर ये कहते हैं कि देखिए मुस्लिमों को जो है घेराबंदी करने की कोशिश है। उस पर क्लियरिटी नहीं आ पाई है बीजेपी की तरफ से ना, इसलिए इनको मुद्दा मिल रहा है। ये स्पष्टीकरण तो आपकी तरफ से आना चाहिए था कि दिस इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। रोहित भाई, ये टोटली डिफरेंट है। अमित शाह जी ने ये बात पहले कह दी थी, ये इनकी आदत है। हाँ, इनकी आदत है हर चीज को मुद्दा बनाने की। अच्छा अनुजा जी, आता हूं एक बार दानिश भाई को भी शामिल करते हैं। दानिश जी, विरोध में है या पक्ष में है सीए कानून को रद्द करने की बात जो कांग्रेस कर रही है? वैसे तो कांग्रेस का विरोधाभासी स्टेटमेंट कोट करते हैं, लेकिन क्या इसमें पक्ष में आ गया? देखिए, मैं तो न विरोध में हूँ न सहयोग में हूँ। मैं संविधान में मानता हूँ और संविधान तो सबको ही मानना पड़ेगा। मोदी जी को भी मानना पड़ेगा, अमित शाह जी को भी मानना पड़ेगा, पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी मानना पड़ेगा। और इस देश का जो कोर है, हमारे मुल्क का जो कोर है, वो समानता का आधार है। हमारा देश जो है वो हिंदूवादी नहीं है, हमारा देश जो है वो मुस्लिमवादी नहीं है, हमारा देश जो है वो पारसीवादी, सिखवादी, जैनवादी नहीं है। हमारा देश समानता में मानता है। तो जब देश हमारा समानता में मानता है तो धर्म उसका आधार नहीं हो सकता। अब जब धर्म को के आधार पर आप कोई कानून बनाने का प्रावधान करते हैं तो वो कानून जो है वो सीधे सिरे से जो है वो हिंदुस्तान के संविधान को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इस तरीके से ये गैर क्या आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे अगर मैं आपसे कहूं, सुन लीजिए ना दानिश भाई, सुन लीजिए ना, मैं अगर आपसे कहूं कि ठीक है हमारे देश में दरअसल हर धर्म को बराबरी का अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारे देश का टुकड़ा करके जो एक मुल्क बना उसको सिर्फ एक धार्मिक आधार पर ही राष्ट्र बनाया गया था। और अगर वहां पर हिंदू या फिर दूसरे जो कम्युनिटीज हैं, दूसरे जो धर्म है, अगर वो माइनॉरिटीज
बार बार पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों को, क्योंकि ये बहुसंख्यक तो हिंदू है ना यहाँ पे, उनको अपने राष्ट्र में नागरिकता मिले, उनको यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं मिले, या फिर उनको छोड़ दे मरने के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको जवाब दूं। सबसे पहली बात कि देश का विभाजन की जो एक बदनसीब विभाजन जो हमारे मुल्क में हुआ, जो भारत का विभाजन हुआ और उसमें एक मुल्क का एग्जिस्टेंस आया, सबसे पहली बात यह है कि जो लोग यहाँ से गए थे उन्होंने अपना मजहब, उन्होंने अपना धर्म का आधार अपना मजहब बनाया था। दानिश कुरैशी ने, रोहित रंजन ने या और किसी पैनलिस्ट ने उसका आधार नहीं माना, न बनाया था। हमने समानता को प्रावधान दिया और आज भी हम उसको मान रहे। तो ये तो हो गई एक नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात, आप ये कह रहे हैं कि किसको वहाँ छोड़ दें और किसको पकड़ लें। बात छोड़ने और पकड़ने की नहीं है। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट के लिए जो पूरा मामला है, पार्लियामेंट के अंदर में बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात रखी और जरूरत लगी तो हम अदालत में भी, अदालत का दरवाजा भी खटखटाने पहुंचे। सवाल यह है कि असमानता जो धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करने की भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, हम उसके मुखालिफत है। समानता के आधार पे आप जिसको भी देना चाहें आप दीजिए, हम वेलकम करेंगे। लेकिन अगर आप, फिर मैं सुशील भाई को भी शामिल करूंगा। मुझे देखिए, मुझे दिक्कत क्या है ना सर दानिश भाई, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आपके मतलब आप सियासी दल हैं, आप लोगों के ऊपर जो भी एजेंडा हो, हिंदू मुस्लिम कीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ यहां पे आ जाती है सर, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं सीएए में अल्पसंख्यक जो हमारे पड़ोसी मुल्क में है, उनको हमारे देश में सीए के थ्रू नागरिकता मिल रही है। जरा इस बात को कोट कर रहा हूं, जो पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम नहीं है वहां पे, वहां हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये अल्पसंख्यक है सर। और वहां जो है मुस्लिम जो आबादी है वो बहुसंख्यक है। और ऐसा भी नहीं है कि सीए आने के बाद मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं कोई प्रावधान देश में नहीं लाया गया। तो ये भ्रम की स्थिति तो पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब बताइए सर, अब आप क्या चाहते हैं कि ऐसे अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित है उनको नागरिकता ना मिले? उसी भ्रम, देखिए सुनिए, मैं उसी भ्रम को दूर करने की बात कर रहा हूं कि दरअसल ये जो स्पेशल क्लॉज बनाने की भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, ये देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रही है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो भी प्रोसेस, देखिए सिटीजन के लिए जो देश के लिए जो कानून है सिटीजनशिप के लिए, वो कानून 1955 से तो लागू ही है यहां पर। अब जब ये ऑलरेडी ये कानून लागू करता है, उसमें आप स्पेशल इलाज जाके कोई बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये संविधान का हनन है। प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस। आप मुझे ये बताइए, क्या इस देश में इससे पहले सिटीजन ये जो अमेंडमेंट है, एक्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है, जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट के लागू होने से पहले 2019 से पहले क्या इस देश का हिंदू या वहां का पीड़ित यहां नहीं आ सकता था? क्या वहां से मुसलमान नहीं आ रहा? कौन नहीं आ रहा? तमाम लोग आ रहे हैं। दिक्कत क्या है आपकी कि आप रिलीजियस ग्राउंड पे जो कॉन्ट्रडिक्शन करने की बात करते हैं, ये संविधान का हनन है, तो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं। और उस नागरिकता कानून में जो पूरी प्रोविजन थी वो काफी लंबी थी। खैर, मैं सुशील पंडित को शामिल करता हूं, ज्यादा स्पष्टीकरण वो बेहतर तरीके से देंगे। सुशील भाई, क्या दिक्कत समझ में आ रही है? और फिर से सीए को उठाना इस वक्त पर, क्या यह कोशिश है कि तुष्टीकरण हो जाए? सीए का मुद्दा देंगे कांग्रेस की तरफ से होगी, क्योंकि लगातार ये आरोप तो लगता है तुष्टीकरण करती है कांग्रेस। क्या यही फोकस है? रोहित जी, धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। ये इस देश की खुशनसीबी है कि हमारे संविधान में क्या संवैधानिक है और क्या नहीं है, ये कोई ओवैसी और मजलिस तय नहीं करता। इस देश का न्यायालय, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था तय करती है। और सीएए को चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय में। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज किया? क्या इस पर अंतरिम रोक भी लगाई? प्रथम दृष्टया उनकी दृष्टि में यह कानून किसी भी संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध नहीं जाता है और उस पर सुनवाई हो रही है। दिक्कत यह है, और अब तक न्यायालय ने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया जो आपत्तिजनक है। तो सबसे पहली बात तो यह हुई। दूसरी बात, समानता का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों में नहीं है। वहां के हिंदुओं, बौद्धों, पारसियों, सिखों, जैनों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था। पाकिस्तान मांगा था मजलिस और कासिम रिजवी ने, जो इनके बाप दादा हैं, जिन्होंने दंगे किए हैदराबाद में, और उसके बाद आधी जमात पाकिस्तान चली गई और बाकी यहां आधे छोड़ दिए। और जो आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम वतन परस्त हैं, बड़ी बदकिस्मती से हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। इनका ये विभाजन कराने वाले वही लोग हैं। ये उन्हीं की पुष्ट है जो आज हमें कह रही है कि समानता का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। संविधान हमारा सर्वोपरि है और उसी संवैधानिक आधार पर इस देश में अल्पसंख्यकों को असमान अधिकार दिए गए।
तब ये समानता क्यों नहीं याद रखते? अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान इसी संविधान में है जो कि बहुसंख्यकों के पास नहीं है। और इसी आत्मा की, संविधान की आत्मा के चलते जो हमारे भाई पीछे छूट गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान नहीं मांगा था लेकिन परिस्थितिवश कई कारणवश नहीं आ पाए थे, और जो घटते घटते कटते कटते मुट्ठी भर रह गए हैं, आज उनको बचाने के लिए एक सांकेतिक प्रावधान है। ये सब नहीं बच पाएंगे। 50,000 से भी कम ऐसे लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनको 11 साल प्रतीक्षा न करनी पड़े, 5 साल के अंदर वो आवेदन दे सकें, केवल ये प्रावधान है। लेकिन वो इतने बदकिस्मत है कि इस सरकार ने वो प्रावधान बनाकर भी उसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए, और वो फिर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज तक नागरिकता नहीं पा पाए हैं। ये दोगलापन पूरी राजनीतिक व्यवस्था में है, और हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के बार-बार चले गए हैं। समझना चाह रहा हूं सुशील भाई, देखिए बार-बार चले गए हैं। अभी तो उनको फैसिलिटी मिली नहीं और पहले ही पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर दिया गया। दानिश कुरैशी भी कुछ कह रहे थे, आपके जवाब पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे। दानिश कुरैशी, सुशील पंडित भी आपके साथ स्क्रीन पे ही है, बताइए। देखिए, मैं तो सुशील भाई की बहुत इज्जत करता हूं, और सुशील भाई से तो मैं ये पूछ रहा हूं कि देश में 370 का कानून लागू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने, वो वापस लौट गए या नहीं गए? वो अभी भी यहीं दिल्ली में ही रहते हैं या कश्मीर में, श्रीनगर में, या और किसी जगह पर गए हैं? तो सवाल ये है कि आप देख रहे हैं देश में कि देश के अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो देश के अल्पसंख्यक की बात की जाए तो कश्मीर में अल्पसंख्यक अलग है, गुजरात में अल्पसंख्यक अलग है, उत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में अल्पसंख्यक अलग है, और गोवा में अल्पसंख्यक अलग है। अल्पसंख्यक की परिस्थिति हर एक डेफिनेशन के साथ चेंज होती रहती है, और ये सिर्फ भारत के लिए स्पेसिफिक कोई रीजन के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए। मैं खत्म कर लूं रोहित, मैं खत्म कर लूं। सारी दुनिया के लिए इन परिस्थितियों का निर्माण होता है। बात रह गई, आप कह रहे हैं कि वहां से किनको लाना है। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर छोड़ के वहां दिल्ली में रह रहे हैं, हम तो गुजरात, मैं तो गुजरात में रहता हूं, गुजरात में तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट नाम का एक कानून है जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लागू है, जहां दानिश कुरैशी सुशील पंडित का घर नहीं खरीद सकता, या सुशील पंडित जो है दानिश कुरैशी से घर नहीं खरीद सकता, यह प्रोविजन है। तो मुझे लगता है कि देश की आत्मा की जो आप बात कर रहे हैं ना, इस देश के संविधान ने तमाम लोगों को समानता दी है। ये पहले असमानता देश में दूर हो, उसके बाद हम सोचेंगे देश के बाहर कहां जाना है। रोहित जी, इन मुद्दों पर भी किसी दिन बहस कर लीजिएगा ताकि इनको भटकाने का अवसर ना मिले। ये 370 पर भी बात कर लें, संविधान पर भी बात कर लें, लेकिन भाग रहे हैं आज भागिए मत, आप भागिए मत, जो मुद्दा जवाब दीजिए, उससे मत भागिए। आज का जो मुद्दा है उससे मत भागिए, और वो मुद्दा है, अरे आज जवाब दीजिए ना। आप दिल्ली में रह रहे हैं, श्रीनगर में या कश्मीर में रह रहे हैं? आप दिल्ली में रह रहे हैं या कश्मीर में रह रहे हैं, ये बताइए। अरे आप देखिए, कश्मीर पहुंच गए, ये सीएए पे बात नहीं करना चाहते, ये कासिम रिजवी पे बात करना नहीं चाहते, ये मजलिस पे बात करना नहीं चाहते। कश्मीर में ऐसे ही लोगों के चलते कश्मीर से निकलना पड़ा हिंदुओं को, जब 370 इन्हीं लोगों के चलते कश्मीर से निकलना पड़ा मुझको, इन्हीं लोगों के चलते ये हैदराबाद खाली कराएंगे हिंदुओं से, इन्हीं लोगों के चलते सुशील पंडित को बात पूरी करने की बात करते हैं उस पे। ऐसे ही लोगों के चलते हिंदुओं को कश्मीर खाली करना पड़ा, ऐसे ही लोगों के चलते गुजरात में दंगे हुए, ऐसे ही लोगों के चलते आज देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन गए हैं। हमारे मुताबिक तो नहीं, अभी तक वो क्लॉज नहीं, आपके मुताबिक नहीं है, ये मतलब क्या हुआ दानिश कुरैशी? आपके मुताबिक नहीं लागू है, ये क्या मतलब हुआ? कानून तो कानून है, आपके मुताबिक नहीं लागू है, ये क्या मैं समझ नहीं पाया। 370 अभी भी सुनिए, हटा दिया गया ना उसे तो। अरे सुन तो लीजिए, 370 आज भी एग्जिस्ट तो करता है ना। नहीं तो आप कश्मीर के हालात की जो चर्चा कर रहे थे सुशील पंडित से, सीए पे तो ये खुलकर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आप, सीए पे भी इतना खुला स्टैंड क्यों नहीं है? कह रहा हूं, किसी दिन कश्मीर पे भी चर्चा कर लीजिएगा, इनकी गर्मी निकल जाएगी। हमारा तो बिल्कुल साफ और खुला स्टैंड है कि ये लोग 15, ये साफ इनका कहना है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, नहीं चलेगा। इनका साफ ऐलान है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर इनका जलवा देखिए। और आप, ये है इनका ऐलान। अनुजा मुसलमानों का कत्लेआम मचा दो, तब तो जवाब नहीं आता तुम्हारा। ये है इनका, अनुजा प्लीज, इनका ऐलान है
कि ट्रेन ये को मैं एक किसको स्टेशन पे respond रोक करूं? दो। दानिश कुरैशी वो आपकी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। मैं AIM वही कह रही हूँ ना, तो दानिश कुरैशी को मैं यही बताना चाहती हूँ कि भाई साहब आप मैं जिस तो ये तरीके कह रहा की तो हूँ, भाषा शैली देखिए हम की तो बात सुनिए कर रहे हैं, हम तो बड़े बुरे लोग हैं, आप सुनिए, हम खराब आप लोग हैं, सुनिए, सबसे बुरे आप जो है सुनिए, देश में अंदर में सबसे आप खराब लोग हम लोगों लोग को हैं। यहाँ तो पर हमको ये तो सिर्फ बता और दीजिए सिर्फ एक ही कि काम है 370 कि लागू किस हो गया तरीके तो से आप कश्मीर मुस्लिम वापस क्यों नहीं भाइयों पहुंचे? को जानबूझ के पहुंचिए बैठाना, ना। क्योंकि अरे आप जिसको लोगों मुद्दा को बनाया था सत्ता भारतीय मिलती जनता नहीं। पार्टी ने, उसके आप बाद लोगों तो को करे। सत्ता तो मिलती नहीं। आप लोगों का मैं सुपड़ा साफ चलिए है ना, मैं कि तो ये आप कह रहा हूँ, जैसे चलिए लीडर अरे को मुसलमान अरे नहीं चीन पूछता। जो लद्दाख में अरे अंदर आप घुसता जैसे जा रहा है लीडर रोज, को वहाँ के मुसलमान डीजीपी नहीं ये कहते हैं कि पूछता। 65 आप पाउंड लोगों का पेट्रोलिंग कहीं पॉइंट पर पे भी हम कोई जा नहीं स्टैंड सकते, नहीं है। तो उसमें क्या कहना है आपका, बताइए। अरे आप इसमें क्या कहना है आपका? तपा खड़ी थी, मुझे ये बताइए, लद्दाख में डीजीपी जो है वो ये कहते हैं कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम जा नहीं पाते, हम जा नहीं सकते, चीन की सेना वहां घुसपैठ कर चुकी है। इस पे क्या कहना है आपका? क्या कहना है इस पे कोई जवाब है? देखिए आप लोगों की बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि देखिए ये शोर शराबे में किसी की बात नहीं क्लियर पहुंच पा रही है। मुझे एक बार समाजवादी पार्टी को शामिल करना होगा। अनुजा मैं आता हूं। अनुजा एक सेकंड, बहुत देर से समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा चल रहा है ना, आपका स्टैंड तो मुझे क्लियर समझ नहीं आया कि आप सीए के पक्ष में हैं कांग्रेस के स्टेटमेंट के साथ या विरोध में, लेकिन इतना तय है कि आप अपने मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन क्या है सर? जब आप लोगों का कोई एक मैनिफेस्टो है ही नहीं, आप लोगों का कोई सिंगल प्लेटफॉर्म एजेंडा ही नहीं है, तो फिर है क्या? सिर्फ दिखाने के लिए, हाथी के दांत है। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करे, उस दिशा में हम काम सिर्फ भाषणबाजी अलग है सर, मैं तो मुद्दों पे पूछ रहा हूं, उस पे आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं सर। आप मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रख लीजिए। मैंने आपके बड़ी नहीं, अब आप पार्टी का पक्ष के साथ साथ इंडी गठबंधन के भी तो आप रिप्रेजेंटेटिव हो गए ना सर। आप दोनों साथ हैं, मंच पे अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ बैठते हैं सर। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ। आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, विश्व का सबसे बड़े घोटाला करने के बाद इनकी स्थिति बहुत खराब है। बीजेपी की स्थिति की चर्चा बीजेपी के मेहमान से कर लूंगा भुवन साहब, लेकिन मैं आपकी स्थिति समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये अभी जनता नहीं समझ पा रही है कि आपकी स्थिति है क्या। आप दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं, लेकिन एजेंडा अगर कांग्रेस सेट कर लेती है तो उस पर आपसे बोलते नहीं बन पा रहा है, तो मतलब ये भ्रम वाली स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है सर।